क्लास 11th के चैप्टर द एड्रेस का ये अगला भाग। हमने अब तक देखा कि राइटर मागा मिन्को दोबारा उस एड्रेस पर पहुंची हैं और इस बार एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला है और वो फिर वहाँ बैठी हैं, उस बैठक में गई हैं और अपनी सारी वस्तुओं को बहुत बुरी तरीके से रखे हुए उन्होंने पाया है और इससे बहुत दुखी हैं। उनके अंदर ये साहस नहीं हो पा रहा है कि उन वस्तुओं को वो फिर से देखें चारों ओर। बस जिस चेयर पर बैठी उसी के पास टेबल है, टेबल पर उन्हीं के घर का वो वुलन टेबल क्लॉथ है, उसे सहलाती हैं हाथों से और उसमें जले हुए का निशान खोजती हैं। इसी बीच वो लड़की उनसे चाय के लिए पूछती है तो वो उसे धन्यवाद कहते हुए सहमति व्यक्त करती हैं। अब आगे। I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid, I remembered. I looked up. मैंने अब ऊपर देखा, यानी मैं नीचे देख रही थी, टेबल क्लॉथ को देख रही थी, तो मैंने सामने के ऊपर देखा। The girl put cups ready on the tea table. तो चाय वाले टेबल के पास लड़की ने सारे कप्स तैयार कर लिए थे। She had a broad back. और उसके भी पीछे का जो भाग था, शरीर के पिछला पिछला जो भाग था, वो भी काफ़ी चौड़ा था, जस्ट लाइक हर मदर। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जब इनकी माँ, इस लड़की की माँ जब सामान लेकर जा रही थी, पहली बार राइटर ने जब उनको देखा था तो वो घर से बाहर जा रही थी राइटर के सामान लेकर, तो पीछे से ही देखा था। तब भी ये लिखा हुआ था, द जो वुमन थी उसका काफ़ी ब्रॉड बैक था, पिछला हिस्सा पीठ या हिप वगैरह काफ़ी चौड़ा था। तो ये लड़की भी वैसी ही थी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ जैसी। सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, और एक वाइट पॉट से चाय को डाल रही थी कप में। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेंबर। और मुझे याद आ गया कि ये जो वाइट पॉट है चाय वाला, इसके भी ढक्कन पे एक गोल्डन बॉर्डर है, यानी ये भी बर्तन राइटर के ही घर का था। She opened a box and took some spoons out. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. उसने एक बक्से को खोला और उसमें से चम्मच निकाले, चम्मच वाले बक्से, चम्मच का बक्सा था और उसमें से चम्मच को निकाला तो मुझे मेरे खुद की ध्वनि सुनाई पड़ी। मैंने अपने आप को ये कहते हुए पाया, दैट्स अ नाइस बॉक्स, बड़ा सुंदर सा बॉक्स है। यानी बिना चाहे अनजाने में ये बात मेरे मुंह से निकली, यानी राइटर के मुंह से निकली। और इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये आवाज़ बड़ी विचित्र थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पूरी बात की एक एक ध्वनि अलग अलग आ रही हो इस कमरे में। यानी अंदर से इतनी ज़्यादा वो भावनाओं से उद्वेलित थी राइटर कि उसे अपनी आवाज़ ही बड़ी विचित्र लग रही थी। Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. She had turned round. वो तुरंत पीछे की ओर मुड़ी and brought me my tea, और मेरे लिए चाय लाई। Oh, you know about them. और ये मुड़ते मुड़ते एक क्वेश्चन पूछा उस लड़की ने कि अच्छा तो आप इनके बारे में जानती हैं क्या? She laughed. वो हंसी। My mother says it is antique. मेरी माँ बताती हैं कि ये बहुत ही प्राचीन चम्मच है। We have got lots more. हमारे पास और भी बहुत सारी प्राचीन चीजें हैं। She pointed round the room. See for yourself. उसने कमरों के चारों ओर ऐसे इशारा करके बताया कि देखो चारों ओर, ये आप चारों ओर देख सकती हैं। I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं उसके हाथ जिधर जिधर इशारा कर रहे थे उधर देखती, क्योंकि आई नो विच थिंग्स शी मेंट, मुझे पता था कि वो किन चीज़ों से उसका अर्थ था, मैं वो सारी चीज़ों के बारे में जानती थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। तो टी टेबल के ऊपर जो स्टिल लाइफ था, स्टिल लाइफ तुम लोग नहीं समझ पा रहे होगे। स्टिल लाइफ एक सजावट होती है, जब कला पढ़ोगे या फोटोग्राफी पढ़ोगे तो उसको कहते हैं स्टिल लाइफ। उसमें कुछ वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं सजा कर रखी जाती हैं, विशेषकर टेबल पे, या पहले जब अंग्रेज़ों के समय में बिजली वगैरह नहीं थी, हीटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो बड़े बड़े हॉल में और घरों में आग को जलाने के लिए बना रहता था, कमरे के अंदर ही बना रहता था और उसकी चिमनी ऊपर। फिल्मों में तुम लोगों ने देखा होगा या आगे चल के कहीं पढ़ने जाओगे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ जो पुरानी बिल्डिंग्स होंगी अंग्रेज़ों के समय की, उसमें मिलेगा। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट के
जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का चैम्बर है उसमें बना है। तो बड़ा सुंदर डिज़ाइनदार ऐसे चौकोर सा घर टाइप का बना रहता था, छोटा सा, उसमें आग जलती थी और चिमनी ऊपर धुआं निकलता था। तो उसके ऊपर वो चूंकि टेबल टाइप का लुक आ जाता था, उसके ऊपर सजा दिया जाता था, या टेबल के ऊपर चीज़ें सजा के रख दी जाती थी। उनको स्टिल लाइफ कहते थे। कला में भी चित्र बनाने के लिए आता है, स्टिल लाइफ दे देते हैं उनको, तुम्हें उतारना होता है देख के, या कोई चीज़ ला के तुम्हारे यहाँ टेबल पर रख दी जाती है सजा के। तो ये एक सजावट का एक सुरुचिपूर्ण तरीका है। तो वही कह रही है कि स्टिल लाइफ को मैं देख रही थी, टी टेबल पे सजाया हुआ था। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। तो जो प्यूटर प्लेट था, प्यूटर एक प्रकार की धातु, मिक्स्ड धातु है, उसी की प्लेट, यानी ये प्लेट भी राइटर के ही घर की थी। और कह रही है जब मैं बच्ची थी तो मैं सोचती थी इस प्लेट में एक एप्पल सजा रहे, रखा रहे, बड़ा सुंदर लगेगा देखने में। तो यानी वहाँ वो स्टिल लाइफ के रूप में वो था, उसे मैं देख रही थी। We use it for everything, she said. अब उस लड़की ने बताया, जब देख रही है कि उसी को देख रही है प्लेट को, तो कह रही है हम इसे हर चीज के लिए यूज करते हैं। वंस वी हैव इवन 8 ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और दीवार पे जो प्लेट्स टंगी है ना, एक बार तो हम सब उसमें भी खाना खा लिए। 8 ऑफ यानी उसमें भोजन कर लिए, उनमें भी कर लिए। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। मैं चाहती थी कि मतलब इसको फील करूं, खा के देखूं कि क्या होता है भाई, इतनी प्राचीन धरोहर, इतनी महंगी महंगी प्लेट्स हैं, सजावट में है तो, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल नहीं थी, कोई विशेष बात नहीं थी। अब ये लाइन क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि वो लड़की जो है 15 साल की, या जो उसकी मम्मी है, जो उसका परिवार है, उनके ढंग बिल्कुल रिफाइंड नहीं है, उनकी जो रुचियां हैं बिल्कुल परिष्कृत नहीं है, कि वो सजावटी वस्तुओं में भी, कुछ प्लेट्स ऐसी होती है जो सजावट के ही काम आती हैं, लेकिन वैसे ही जैसे कि अभी तुम किसी किले में जाओ, पता चला कि बहुत प्राचीन राजा की तलवार है, और तुम उसको उठा के चलोगे इससे घास ही काट ली। तो एक तरह से ये असभ्यता है, जंगलीपन है। राइटर इसी बात को लेकर तो दुखी है। तो वो कह रही मतलब इन प्लेट्स में भी खाना खा लिया, उसको देखो कितनी पीड़ा पहुंचती होगी इन बातों से। बहुत सारी चीजें ऐसे, तुम लोगों के लेवल पे मैं इसको उतना समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उस तरह की सोसाइटी तुम लोगों की है नहीं, हम लोगों की भी नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कभी कभार वैसी सोसाइटीज में जाने का अवसर मिलता है। तुम लोगों को छोटे में एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है, रुको। जैसे कि ऐसे समझो कि मान लो तुम लोग लड़कियां हो, तुमने कोई हैंकी बनाया, हैंकचीफ। हैंकचीफ जानते हो? नहीं जानते? बहुत गजब। अरे भाई, रुमाल जिसे कहते हैं, इंग्लिश में हैंकचीफ कहते हैं, ये भी तुम लोगों को नहीं आता है? 11-12 में चले आए हो पढ़ने, ये बड़े आनंद की बात है तुम लोगों के लिए, मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि तुम लोग 11-12 में आ गए हो, तुम्हें रुमाल की इंग्लिश भी नहीं आती। खैर, मान लो तुमने हैंकचीफ बनाया। अब तो लड़कियां नहीं बनाती, अब इंटरेस्ट ही नहीं लेती लड़कियां। अब तो बस एक चीज़ में इंटरेस्ट है कि नाचना आता है कि नहीं। पहले सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारी बहुत अनिवार्य अंग होते थे, और बड़े अच्छे परिवार वाली लड़कियों को बाजा बजाना जैसे हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार, ये सब भी उनको आता था। शास्त्रीय संगीत सीखती थी। बंगाल में अब भी अच्छे परिवार की हर लड़कियों को अनिवार्य है ये सब सीखना। तो मान लो तुमने वो एक हैंकी बनाया, मतलब कपड़ा खरीदा और तुमने उसको खूब सुंदर कढ़ाई वढ़ाई किया, या डिज़ाइन डाला, या पेंटिंग बनाई, और तुमने बड़े प्रेम से किसी को गिफ्ट कर दिया। लेकिन तुम उसके घर कभी जाओ, और बहुत मन से बनाया, मतलब तुमने अपने जीवन में 2-3 साल सीखी है, फिर इतना अच्छा बनाया, तुम्हें लगता है इससे कोमल कुछ हो नहीं सकता, और तुम जाके देखो कि उसी पर उनके घर का कुत्ता बैठता है, तो हाउ वुड यू फील? कुछ इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं उस ढंग से जोड़ नहीं पा रहा हूँ, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हारे सोसाइटी का, तुम्हारे लेवल का। तो आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। मैंने वो टेबल क्लॉथ को सहलाते सहलाते उसके किनारे का वो जला हुआ सा निशान पा लिया था, और वो लड़की मेरी ओर देख रही थी प्रश्नवाचक दृष्टि से, उसके आंखों में प्रश्न था। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनीमोर, you only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. तो मैंने जब देखा कि वो लड़की मेरी ओर ही देख रही है, उसकी आंखों में प्रश्न का भाव है, तो मैंने कहा हाँ, हम सभी लोग, या तुम या हम, अपने घर की जो प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं ना, उनको छूने के इतने हम आदी हो जाते हैं, इतनी हमारी हैबिट पड़ जाती है कि हम उस पर बहुत ध्यान ही नहीं देते, हम बहुत ज़्यादा उसको देखते ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास है। वी ओनली नोटिस, हम तभी ध्यान देते हैं जब समथिंग इज मिसिंग,
जब कोई चीज़ वो हमारे घर में नहीं रहती तभी हम उसको ध्यान दे पाते हैं, और वो कब नहीं रहती? बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझ लो कि जब हम किसी को उधार दे दें कुछ समय के लिए, और या तो रिपेयर के लिए, उसको मरम्मत के लिए हटाएं, तभी वो घर से हटती हैं, और जब घर में नहीं रहती तभी हम ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी इतनी आदत हो जाती है उन्हें देखने की कि हम उस पर बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं समझते, ध्यान नहीं देते, हर दिन देखते देखते। Heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that days, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. अब यहाँ राइटर फिर कहते हैं कि मैंने फिर अपनी अननेचुरल, अप्राकृतिक से आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज़ कहीं और से आ रही है मेरे अंदर से। और आई वेंट ऑन मतलब मैं आगे कहती गई, और वो आगे बता रही हैं कि मैं क्या कहती गई उस लड़की से। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे याद है कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं अपनी माँ की सहायता कर दूँ सिल्वर को पॉलिश करने में, यानी सिल्वर वाले जो बर्तन थे चांदी वाले, उनको पॉलिश करने में। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. ये बहुत लंबे समय पहले की बात है, संभवतः मैं बहुत ऊब गई थी या मैं बीमार थी जो मैं घर पे रह रही थी उस समय। As she had never asked me before, और पहले मेरी माँ ने कभी मुझे इस तरह का काम कहा भी नहीं था। I asked her which silver she meant. मैंने उससे पूछा कि भाई उसका किस सिल्वर से मतलब, कैसे सिल्वर के बर्तन, कैसे सिल्वर, कहाँ का सिल्वर चमकाना है, पॉलिश करना है। शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, और वो बिल्कुल आश्चर्य में हो गई माँ, और उत्तर दी कि ये तो वही चम्मच हैं, कांटे हैं और छुरियाँ हैं। बड़े लोग नाइफ भी यूज़ करते हैं, नाइफ्स, चाकू भी यूज़ करते हैं खाने के लिए। हाथों से वो नहीं खाते, स्पेशली अंग्रेज़ हाथों से नहीं खाते, वो चाकू और कांटा और चम्मच यूज़ करते हैं। और बड़े बड़े परिवारों में भी ऐसा होता है, इंडिया में। ऑफ कोर्स, मतलब निस्संदेह माँ ने बताया, आश्चर्य भी हुआ और बताया कि भाई यही सब तो है चांदी का। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और विचित्र बात ये थी, आई डेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरीडे वॉज सिल्वर। कि ये कटलरी, कटलरी मतलब वही खाने पीने में जो बर्तनों का हम रोज प्रयोग करते हैं, रोज हम उस पर खाना खा रहे हैं, प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सिल्वर की बनी हुई चीजें। द गर्ल लाफ्ट अगेन, लड़की फिर से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैं बहुत जोर देकर उस लड़की को देख रही थी, और देखते हुए मैंने पूछा कि मैं बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता कि ये सब सिल्वर का है। What we ate with? She asked. क्या ये बर्तन जिससे हम रोज खाना खाते हैं? Well, do you know? हाँ, जानती हो क्या ऐसा है? She hesitated. वह संकोच में पड़ गई, वह झिझकी। She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. वह किनारे, साइड बोर्ड यानी किनारे की ओर बनी हुई अलमारी के पास गई, और वहाँ एक ड्रार, ड्रार ऐसे दराज होती है, इसको खींच के खोलते हैं, उसे खोलना चाहती थी। आई लुक, मैं देखूंगी, इट इज इन हियर, यहाँ अंदर है ये सब। आई जम्प्ड अप, मैं उछल कर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। मैं समय भूल गई थी, मुझे ट्रेन अवश्य ही पकड़ लेनी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रार। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? उसका हाथ उस दराज पर था, ड्रार पर था, और वहाँ से जब मैंने ये कहा उछल के खड़ी होते हुए कि मैं समय भूल गई, मुझे ट्रेन अवश्य पकड़नी है, तो उस लड़की ने वहीं से पूछा कि क्या मेरी माँ के लिए आप प्रतीक्षा नहीं करेंगी? डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? मेरे माँ के लिए प्रतीक्षा करना नहीं चाहेंगी आप? नो, आई मस्ट गो। नहीं नहीं, मुझे अवश्य ही जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, और लड़की ने खींच के वो दराज खोल ली थी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, और जब मैं धीरे धीरे उस गलियारे से आगे बढ़ रही थी बाहर निकलने के लिए, तो मैं वो खनखनाहट, जिंगलिंग जो साउंड है, जिंगलिंग मतलब खनखनाहट, चम्मच छुरी के जो खनखनाहट की आवाज़ आती है इस तरह के बर्तन की, वो आवाज़ मैं सुन पा रही थी। यानी लड़के ड्रॉ में से वो बर्तनों को उठाकर देख रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और सड़क पे जब मैं पहुंच गई मोड़ पर, तो वहाँ मैंने देखा उस सड़क का नेम प्लेट, माकोनी स्ट्रीट, इट सेड, माकोनी स्ट्रीट वहाँ लिखा हुआ था। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 मकान में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता बिल्कुल सही था।
बट नाउ आई डेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये पता मुझे याद रहे। I won't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former time instantly lose their value when severed from them you see them again in strange surroundings. I won't go back there. मैं अब वहाँ कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि the objects that are linked in your memory, कि वो वस्तुएं जो आपकी यादों में जुड़ जाती हैं, किसी अच्छे भावनाओं से अच्छी यादों में जुड़ी होती हैं, फैमिलियर लाइफ आपके जाना पहचाना जो जीवन है पहले से, फॉर्मर टाइम पुराने समय में, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू अपना महत्व तत्काल खो देती हैं, व्हेन सेवियर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, जब उनसे अलग हो जाओ और बहुत विचित्र परिस्थितियों में उनको दोबारा देखो तो उनका महत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने कल तुम लोगों को एक उदाहरण में बताया था, इस तरह से कि वो भले अच्छी यादें जुड़ी हो हमारे मन मस्तिष्क में, लेकिन हम उनसे अलग हों, कभी फिर उन्हें अलग बिल्कुल विचित्र ही वातावरण में देखें तो लगता है कि उनका महत्व ही हमारे जीवन से समाप्त हो गया, हम फिर उन्हें याद नहीं करना चाहते, उनसे हम दूर भागना चाहते हैं। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? अब आगे एक बात और इसमें बता रही हैं कि एक कारण तो ये हो गया ना कि हम किसी अच्छी, हमारे साथ जो भी चीज़ें हैं उनसे हमारी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं, लेकिन हम लंबे समय तक उससे सिवियर्ड यानी दूर रह गए, कट गए, और फिर जब देखा तो बड़े विचित्र तरीके से उनको देखा, उनका पूरा वैल्यू ही बदला हुआ है, वातावरण बदला हुआ है, तो हमें उससे भी बड़ा दुख होता है, हम नहीं देखना चाहते। दूसरा कारण और एक बताती हैं, एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, मैं इनका करूंगी क्या, इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा रेंटेड यानी किराए का, भाड़े का कमरा है, एक छोटे से मैं कमरे में भाड़े पे रहती हूँ, वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, और खिड़कियों से अभी भी श्रेड्स यानी फटने के बाद बचे हुए टुकड़े, चिथड़े पेपर के लटक रहे हैं। पेपर के टुकड़े क्यों लटक रहे हैं? ब्लैकआउट डेज वो डेज होते हैं जब कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है, युद्ध वगैरह, तो ब्लैकआउट घोषित होता है, सब कुछ अंधेरा कर लिया जाता है। मैंने समझाया था शायद तुम लोगों को कि बिल्कुल अखबार वगैरह पेपर लगा के बिल्कुल ढक लेते हैं कि अंदर लाइट भी चले तो पता न चले। तो अब सब ठीक है, फाड़ तो दिया गया है, खिड़कियां हटा दी गई, लेकिन वो किनारे किनारे जो चिपके पेपर अब भी लटक रहे हैं उस किराए के कमरे में भी, छोटा सा कमरा। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और पतला सा हमारा टेबल है और बहुत पतला सा उसमें ड्रार है, उसमें तो बहुत ही कम कटलरी यानी छुरे कांटे चम्मच बहुत ही कम रखने की जगह है, इससे ज़्यादा फिट भी नहीं हो सकते, तो मैं इतनी महंगी चीज़ें, इतनी मूल्यवान वस्तुएं करूँगी क्या। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने निश्चय किया, रिजॉल्व यानी दृढ़ निश्चय करना, मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एड्रेस मैं भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजीएस्ट, क्योंकि ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे भूलना पड़ा। देखो बाध्यकारी है, भूलना पड़ा। युद्ध इतना विभत्स होता है, उसकी इतनी विभीषिका होती है, इतनी बुरी बुरी यादें होती हैं, ढेर सारी चीजें हम जीवन में भूलते हैं, बुरी वस्तुएं ना भूलें तो जीवन संभव ना हो पाए, तो वो ढेर सारी चीजें भूली है राइटर ने, कहते उसी तरह मैं इसे भी भूलूंगी, दैट वुड बी द इजीएस्ट, और यही सबसे आसान भी होगा, भूल जाना, याद रखना तो ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा पीड़ादायक है। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है, तुम लोग इसको दोहरा लेना, 2-4 बार चैप्टर को पूरा रीड कर लेना, फिर से वीडियो रिपीट देख लेना, और अगर कोई दिक्कत होगी फिर प्रश्न पूछना आने के बाद, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में।